अस्सलाम वालेकुम। C5 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 23A। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम ISA 600 के असाइनमेंट थे उसको डिस्कस करेंगे। उसमें लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, 3 क्वेश्चंस हैं हमारे केस स्टडीज के, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट ए में ये स्टडी करेंगे। पार्ट बी में हम अपने उस टॉपिक की तरफ जाएंगे जो वर्चुअली सर्टन है, लाजमी पूछेगा इस अटेम्प्ट में भी। प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछता रहा है, इस अटेम्प्ट में भी लाजमी पूछेगा और तकरीबन 20 मार्क्स के लगभग का क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक में से। वो है रिस्क असेसमेंट एंड प्रोसीजर्स टू एड्रेस रिस्क। कौन सा टॉपिक? रिस्क असेसमेंट एंड प्रोसीजर्स टू एड्रेस रिस्क। वो हम पार्ट बी में स्टार्ट करेंगे। पहले ISA 600 ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पास पेपर में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में होम असाइनमेंट दी थी, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नहीं की होगी। ऐसा ही है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के हमने क्या अंदाजा लगाना है, किस स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछ रहा है। रिक्वायर्ड में कह रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द प्लानिंग मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट सीनियर एंड एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन। पहली चीज नोट कीजिए, रिक्वायरमेंट के अंदर उसने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जिससे हमें अंदाजा हो सके किस स्टैंडर्ड में से, किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? दूसरी चीज आप नोट कीजिए कि उसने रिक्वायरमेंट में 2 चीजें पूछी हैं। पहला, क्रिटिकली इवैल्यूएट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लानिंग मेमोरेंडम, यानी ऊपर उसने कुछ प्लानिंग के नोट्स दिए होंगे, कुछ प्लानिंग की बातें कर रहा होगा और हमसे कह रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए। वैसे सिर्फ इवैल्यूएट का वर्ड भी यूज कर लेता तो उसका मतलब तकरीबन यही था, लेकिन क्रिटिकली इवैल्यूएट उसने टर्म यूज कर ली। इसका मतलब क्या है कि हमने देखना है क्या ये जो ऊपर नोट्स बता रहा है, बना रहा है प्लानिंग मेमोरेंडम नोट्स, ये ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है। क्या अगर ये ISA के मुताबिक है तो ठीक है, वरना ISA के मुताबिक नहीं है, इसका मतलब इनमें कोई गलती है। और हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम वो गलती ढूंढे, बताएं कि कहां पे उसने काम गलत किया है। ठीक है जी। और दूसरी चीज वो हमसे कह रहा है एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है, यानी 2 चीजें बतानी है। हर जो भी इशू हमारे सामने आएगा, 2 चीजें, एक उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहले तो ये चीजें नोट करें। रिक्वायरमेंट में से हमें स्टैंडर्ड का पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना पता चल रहा है कि क्वेश्चन में हमसे 2 चीजें रिक्वायर कर रहा है। इशू को, कोई इसमें प्रॉब्लम है, एरर है कोई, उसको आइडेंटिफाई करना है, और कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि हमें इस सिचुएशन में अब एज ऑडिटर क्या करना है। तो जब रिक्वायरमेंट में से पता नहीं चलता स्टैंडर्ड कौन सा है, तो कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? क्वेश्चन में से। शाबाश। कह रहा है ST राघव एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट STRC इज ए मेंबर फर्म ऑफ एन इंटरनेशनल फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ST नेटवर्क। STRC हैज ऑफिसेज इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है ना, CA फर्म्स के डिफरेंट सिटीज में ऑफिसेज होते हैं, तो कह रहा है कि वो ऑफिस है। यू आर द ऑडिट मैनेजर एट कराची ऑफिस ऑफ STRC। आप STRC के कराची ऑफिस में ऑडिट मैनेजर है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ हेल्थ फार्मा लिमिटेड एंड इट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2019। इस क्लाइंट के और इसके ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ग्रुप को अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रुप से हमें क्या पता चला? 600। क्या ऐसे 600 का क्वेश्चन लग रहा है? फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2019, ये ईयर एंड को अंडरलाइन कर लें, 30 नवंबर 2019। इसको ईयर एंड को अंडरलाइन मैंने क्यों करवाया आपको? एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से उसका इंपैक्ट आ सकता है, और एक और चीज क्या हो सकता है, किसी सब्सिडरी का ईयर एंड डिफरेंट हो होल्डिंग के ईयर एंड से। तो फिर क्या करना होता है? सिमेट्री करनी होती है कि नहीं? सिमेट्री कैसे करते हैं? होल्डिंग को सब्सिडरी के मुताबिक लाते हैं कि सब्सिडरी को होल्डिंग के मुताबिक? सब्सिडरी को होल्डिंग। शाबाश। तो इसको भी अंडरलाइन करना है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट प्लानिंग मेमोरेंडम फॉर द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ऑडिट सीनियर आर एज फॉलोज। उसने एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं। हेल्थ ग्रुप, ये कंसोलिडेटेड, ये पूरा ग्रुप है, इसके अंदर 1 2 3 4 कंपनीज हैं, और इनमें से मुझे लग रहा है कि हेल्थ फार्मा लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी होगी, क्योंकि एक तो उसका रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा है और दूसरा इसी के नाम पे ग्रुप है। ठीक, तो शायद आगे पढ़ के देखते हैं, आगे वो मजीद इसके बारे में हमें कंफर्म करें। बताया हुआ उसने, कहां बताया हुआ है? You are responsible for the audit of Health Pharma Limited and its group। हाँ जी, हेल्थ फार्मा लिमिटेड उसने बताया हुआ है। शाबाश। तो चलिए, ये पूरा ग्रुप, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये इसकी इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसने हर एक रेवेन्यू दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टोटल एसेट्स, मटेरियलिटी लेवल दिया और रिमार्क्स दिए हैं। नहीं, रिमार्क्स के साथ रिमार्क्स कंप्लीट नहीं है। कह रहा है रिमार्क्स इधर तो जगह ही नहीं है कि मैं रिमार्क्स दूं पूरे। आप रेफर नोट 1, अगर हेल्थ फार्मा HPL के रिमार्क्स देखने हैं, रेफर नोट 1, FCL के 2, SPL 3, QCL 4 रिमार्क्स। स्टार्ट करें स्टडी करना। सबसे पहले नोट में कह रहा है
HPL is the holding company and owns 100% शेयर होल्डिंग इन FCL एंड SPL। होल्डिंग कंपनी है HPL और FCL और SPL के 100% शेयर ओन करती है। फौरन जहन में ख्याल आया QCL क्यों नहीं बता रहा, लेकिन वो नोट 4 में जाके हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी अपने माइंड को उस तरफ नहीं लेके जाना। माइंड में पहला सवाल इसके बाद क्या आता है कि QCL क्यों नहीं बता रहा, ये कौन सी कंपनी कहां से आ गई, ठीक है, लेकिन कोई इसके रेफर नोट 4 में बता रहा होगा। अभी पहला नोट भाई ये क्लियर हो गया, ये हमारी होल्डिंग कंपनी है, इसका मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होंगी, इसके मुताबिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है इसने, ये एंड होगा इसके मुताबिक, करेंसी ट्रांसलेट होगी इसी के मुताबिक, हेल्थ के मुताबिक। फिर कह रहे हैं रेफर नोट 1, ठीक है। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हेल्थ फार्मास्यूटिकल में, क्योंकि आगे इसके बाद FCL, हर एक कंपनी को उसने अलग अलग नोट बनाया है। HPL का यहां पे नोट कंप्लीट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये देखें इसका रेवेन्यू कंसोलिडेटेड का ज्यादा है, पेरेंट का कम है, तो ठीक है, ऐसे ही होता है। कंसोलिडेटेड में रेवेन्यू ज्यादा होता है और पेरेंट कंपनी का रेवेन्यू कम होता है, पक्का ऐसे होता है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स, ये कैसे ठीक है, इसका प्रॉफिट ज्यादा है इंडिविजुअल का और कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट कम है, टोटल कम है, अच्छा लॉस भी होगा, ठीक है, ठीक ठीक। टोटल एसेट्स, ठीक है। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी क्या इशू है, मटीरियलिटी में क्या इशू है, शाबाश आप नहीं बोलेंगे, मटीरियलिटी में इशू बताइए क्या है। 5% ऑफ प्रॉफिट, हाँ होल्डिंग का मटीरियलिटी लेवल ग्रुप से ज्यादा है। क्या हमने मटीरियलिटी में एक कंसेप्ट स्टडी किया था क्या, कि ग्रुप का मटीरियलिटी लेवल ज्यादा होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट से। क्या सारे कंपोनेंट्स का मटीरियलिटी लेवल सेम होता है, नहीं, ठीक है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये मटीरियलिटी लेवल जो है ग्रुप के मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा है। इसे अब इसमें आगे वो साइलेंट है, आगे वो साइलेंट है, ये नहीं बता रहा कि ये ओवरस्टेटेड है HPL पेरेंट या कि कंसोलिडेटेड अंडरस्टेटेड है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसका मतलब है हमें ये लिखना चाहिए कि कंपोनेंट का मटीरियलिटी लेवल कम होना चाहिए और ग्रुप का मटीरियलिटी लेवल ज्यादा होना चाहिए। यहां पे वाइस वर्सा है, या तो इसका मतलब कंपोनेंट का मटीरियलिटी लेवल ओवरस्टेटेड है और ग्रुप का अंडरस्टेटेड है। क्लियर। अच्छा यहां पे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसने नहीं पूछा हुआ, एडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन ये हमें मुझे बताएगा कि आपने 600 को सही तरीके से समझा है कि नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है, HPL का इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट हुआ होगा, ठीक है। क्या ये 322 जो मटीरियलिटी लेवल है कंपोनेंट, ये वही मटीरियलिटी लेवल है जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए डिटरमिन किया गया था, या ये वो मटीरियलिटी लेवल है जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए डिसाइड किया जाता है? जी बताइए क्या कहते हैं आप, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। इंडिविजुअल ऑडिट हुआ, उधर भी मटीरियलिटी लेवल सेट हुआ होगा, ग्रुप में भी हर कंपोनेंट का मटीरियलिटी लेवल सेट होता है। क्या ये कंपोनेंट मटीरियलिटी इंडिविजुअल मटीरियलिटी के इक्वल होता है या डिफरेंट? इसका जवाब फर्क हो सकता है, डिफरेंट होता है, इसलिए कि ग्रुप में हमने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखते हुए डिसाइड करना है कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है जी। ग्रुप को सामने रखते हुए, क्योंकि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन भी तो ग्रुप को सामने रखते हुए डिसाइड करते हैं ना, तो क्या मटीरियलिटी लेवल भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखते हुए नहीं डिटरमिन करेंगे? अच्छा ये बताइए, ये मटीरियलिटी लेवल फर्ज कीजिए एक और सवाल, FCL का मटीरियलिटी लेवल 129, अगर इसका कंपोनेंट ऑडिटर कोई और FCL का, तो ये 129 किसने डिटरमिन किया होगा, कंपोनेंट ऑडिटर ने या के ग्रुप ऑडिटर ने? नहीं कंपोनेंट, ग्रुप ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। ये मटीरियलिटी लेवल ग्रुप ऑडिटर ने ही डिटरमिन किया होगा। कहां पढ़ा था, नोट्स में कहीं ये बात लिखी थी? ये बात लिखी हुई थी बिल्कुल। ये जो कंपोनेंट का मटीरियलिटी लेवल है ये कौन डिटरमिन करता है? ग्रुप। अच्छा इस पे जो प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, जो रिस्क असेसमेंट होती है, वो कौन करता है? इस कंपोनेंट पे जो रिस्क असेसमेंट की गई होगी ग्रुप ऑडिट के दौरान में, इंडिविजुअल के दौरान में तो सिंपल कंसेप्ट है ना, वो जो ऑडिटर होगा वही करेगा सारा कुछ। ग्रुप ऑडिट के दौरान में हमने जो एविडेंस ऑब्टेन करना है, इसकी रिस्क असेसमेंट किसने की होगी?
जनरल है वो कंपोनेंट, जो स्पेसिफिक है वो ग्रुप ऑडिटर बताएगा उसको कंपोनेंट। ये किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कंसेप्ट सीखा था हमने वाला कि ग्रुप ऑडिटर ने कंपोनेंट के किस किस वर्क में पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क में। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट में सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो तो रिस्क असेसमेंट में पार्टिसिपेशन लाजमी होती है। चलिए, ये बहरहाल अभी तक क्वेश्चन के हद तक अगर रहे तो सिर्फ एक पॉइंट हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया, वो क्या है कि कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल ग्रुप के मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है। नोट 2, FCL is audited by HTRC's Lahore office. Since FCL is being audited by HTRC's Lahore office, no further procedure have been planned for obtaining the understanding of the component auditor. अच्छा, क्या अगर हमारे ही फर्म का कोई दूसरा ऑफिस हमारे बिहाफ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, वो कंपोनेंट ऑडिटर हो सकता है कि नहीं? वो कंपोनेंट ऑडिटर, बिल्कुल। अगर वो कंपोनेंट ऑडिटर है तो फिर इसका मतलब कंपोनेंट ऑडिटर की सारी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होनी चाहिए। यहां पे अप्लाई कर रहा है वो? नहीं कर रहा। तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो कंपोनेंट ऑडिटर पे अप्लाई होती हैं वो हमारे लाहौर ऑफिस पे भी अप्लाई होंगी। और वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी बताइए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, और कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, इवैल्यूएशन। शाबाश। नो टू क्लियर? इसमें प्रॉब्लम क्या थी? वो कह रहा था कि अच्छा, लेकिन याद रखें ये ISA 600 का कहना है, लीगली सिचुएशंस हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। जैसे अगर हमारा एक ऑडिट क्लाइंट है, 5 साल के बाद रोटेशन की, वो लाहौर ऑफिस, कराची ऑफिस से लाहौर ऑफिस अब ऑडिट कर रहा है उसका, क्या ये चेंज ऑफ ऑडिटर है या नहीं है? चेंज ऑफ ऑडिटर है या नहीं? अगर फर्म सेम हो, फर्म सेम है, लेकिन अब रोटेशन की वजह से एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना था, डिफरेंस होता था, 5 साल के बाद कराची ऑफिस से अब लाहौर ऑफिस को क्लाइंट शिफ्ट हो गया, क्या ये चेंज ऑफ ऑडिटर है? इस सूरत हाल में अदर मैटर पैराग्राफ आएगा या नहीं? नहीं आएगा, ये चेंज ऑफ ऑडिटर नहीं है। यानी वो जो दूसरा हमारा ऑफिस है वो हमारा कंपोनेंट ऑडिटर तो हो सकता है, वो चेंज ऑफ ऑडिटर नहीं होता। ठीक, हम अगर उससे कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करवाएं तो हमारे लिए जरूरी होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें कॉम्पिटेंस वगैरह के लिए। ये क्लियर? अच्छा, यहां पे कमेंट्री में एक क्वेश्चन था पुराना, उसमें ये लिखता था कि हाँ, ये फायदा हो सकता है हमें कि अपने जो दूसरा लाहौर ऑफिस है इसके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें विद इन द फर्म नहीं मिल जाए। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज हुए होते हैं, डेटाबेस कॉमन मेंटेन किया गया होता है, तो हो सकता है, लेकिन बहरहाल स्टिल हमने प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करना है कंपोनेंट ऑडिटर के। नोट 3 के बारे में क्या कहता है? ये नोट 3 है सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। SPL was incorporated in 2014 in United Arab Emirates UAE and is being audited by a member firm of HT Network in UAE. हमारे ही नेटवर्क फर्म का कंसेप्ट जानते हैं ना, जैसे बिग 4 है तो इंटरनेशनल एफिलिएशन होती है। तो जिन जिन ऑडिट फर्म ने इंटरनेशनल फर्म से एफिलिएशन करवाई है, उन इंटरनेशनल फर्म से जितनी भी फर्म ने एफिलिएशन करवाई है वो सारी नेटवर्क फर्म। जैसे पाकिस्तान में PwC है तो AF फर्गूसन ने PwC के साथ एफिलिएशन करवाई, तो इंटरनेशनली भी PwC के साथ इंडिया में या डिफरेंट कंट्रीज में जिन जिन फर्म ने एफिलिएशन करवाई होगी वो सारी नेटवर्क फर्म होगी। नेटवर्क फर्म का सबसे बड़ा फीचर पता है क्या होता है? इनके क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर सेम होते हैं। ठीक, कह रहा है कि सिंस SPL ऑपरेट्स इन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, डिटेल ऑडिट प्रोसीजर हैव बीन प्लान्ड एंड कंफर्मेशन विल बी सेंट टू असेस द कंपोनेंट ऑडिटर्स एथिक्स, कॉम्पिटेंस एंड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। हाँ, ये काम तो करते हैं ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर में, एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पिटेंस की अंडरस्टैंडिंग, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग। भाई हमने अपनी फर्म के ऑफिस को नहीं छोड़ा था, ये तो फिर दूसरी, हालांकि नेटवर्क फर्म है लेकिन है तो फर्म दूसरी। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए। क्या सही कर रहा है? सही कर रहा है, सही नहीं कर रहा। यहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करनी चाहिए। क्यों बोला? ये कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग कब ऑब्टेन करते हैं? जब हमने कंपोनेंट का ऑडिट करवाना हो, सिग्निफिकेंट हो, हाँ जी बिल्कुल, उसके वर्क को यूज करना हो। और कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क को यूज कब करते हैं? हर कंपोनेंट पे या सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे। भूल गए? देखिए क्या SPL सिग्निफिकेंट है? क्या SPL सिग्निफिकेंट है? जी मेरे भाई आप बताएंगे। SPL सिग्निफिकेंट नहीं है, कैसे पता चला? हाँ, उसके एसेट से, उसके रेवेन्यू से वो कम है।
ठीक है, नॉर्मली वो ग्रुप हमने पढ़ा था ना, 15% पढ़ा था, 15% एक जगह पे लिखा था बेंचमार्क, उससे ज्यादा हो टोटल ग्रुप के 15% एसेट से ज्यादा हो कोई कंपोनेंट तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है। ये तो मेरा उसका 1% भी नहीं बन रहा, कि 1% बन रहा है, 1-2% बन रहा है, तो ये फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? हाँ, यहां पे यही सुनना चाह रहा था, रिस्क वाइज देखेंगे। पहली चीज आपने बात ये करनी है कि फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी चीज ये लिखनी है कि क्या ये रिस्क वाइज सिग्निफिकेंट है। अगर तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है तो फिर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज भी करेंगे उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और उसको वैल्यूएट भी करेंगे। लेकिन अगर ये रिस्क वाइज भी सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर हमने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज नहीं करना। क्या करना है उस सूरत में? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं एट ग्रुप लेवल। क्लियर हो गया ये? इसमें आपने रिस्क को जरूर डिस्कस करना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इतना कमेंट कर देते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है फाइनेंशियली, इसलिए हम एनालिटिकल प्रोसीजर एट ग्रुप लेवल परफॉर्म करेंगे। हालांकि अगर फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं है तो रिस्क को सामने रखते हुए तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो रिस्क वाली बात यहां पे करनी चाहिए कि नहीं? नोट 3 बिल्कुल करनी चाहिए। 4 क्वालिटी केमिकल्स लिमिटेड। 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है HPL हैज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग इन QCL, ए होली ओन्ड सब्सिडरी, on 30th June 2019 at a gain of rupees 450 million. QCL is being audited by STR's Islamabad office. Since QCL is no more part of the group as at 30 November 2019, no procedure have been planned at group level. कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। क्यों गलत किया है? क्या प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए थे? क्यों परफॉर्म होने चाहिए? हाँ, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर पार्ट तो रहा है, बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन में नहीं आएगा लेकिन इनकम वाले में तो आएगा। ठीक है, तो इसका क्या, ये बाय डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन कंपोनेंट की याद है आपको, ठीक है, कि जिसकी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती हो और वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंक्लूड होती हो, तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये QCL बाय डेफिनेशन हमारा कंपोनेंट है, इस पे प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। क्लियर? ये 4 पॉइंट्स थे, हमने चारों को 1 बाय 1 कवर कर लिया। क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले HPL में क्या प्रॉब्लम थी? मटेरियलिटी लेवल गलत डिसाइड हुआ था। FCL में क्या प्रॉब्लम थी? कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए गए थे, एज्यूम करते हुए कि शायद जो हमारी फर्म है, जो दूसरा ऑफिस है, वो कंपोनेंट ऑडिटर नहीं होता, हालांकि होता है। SPL में क्या प्रॉब्लम थी? सिग्निफिकेंट नहीं था फाइनेंशियली, लेकिन इसके कंपोनेंट के प्रोसीजर जो थे, कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर, उसकी वैल्यूएशन के प्रोसीजर बताए गए थे, हालांकि फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था। और QCL में क्या प्रॉब्लम थी? ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज कर दिया उसको, अब वो फर्दर सब्सिडरी नहीं है, लेकिन चूंकि ड्यूरिंग द ईयर कुछ अरसे तक वो सब्सिडरी रहा है, उसके रिजल्ट्स मर्ज होंगे, इंक्लूड होंगे, इसलिए कंपोनेंट की डेफिनेशन में शामिल है, इस पे भी प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। कोई प्रॉब्लम इस पूरे क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर से रिक्वायरमेंट पहले, क्रिटिकली इवैल्यूएट द इश्यूज ब्रॉट टू योर नोटिस एंड एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन। अगेन सिमिलर रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट कीजिए, इसका मतलब ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। और क्या करना है? एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन बताना है क्या होगा हमारा। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे पार्ट ए में, जो भी इश्यू सामने आएगा उसके 2 हिस्से करने हैं। एक क्रिटिकली इवैल्यूएट, कमेंट्स देने अपने, क्रिटिकल इवैल्यूएट कमेंट्स देने कि इसमें क्या चीज गलत है या क्या चीज अहम है, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर बी में कह रहे हैं डिस्कस द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू ऑडिटर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग QLL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कर लें। इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये ISA 600 का क्वेश्चन हो सकता है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। You are the audit manager at Salman Parvez and Company Chartered Accountants. You are responsible for the audit of United Health Limited and its group financial statements. इसका मतलब United Health Limited क्या है? होल्डिंग कंपनी। And its group financial statement, यहां से भी कंफर्म हो गया, 600 का क्वेश्चन है। For the year ended 31st May 2021, ईयर एंड को अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन क्यों करो? सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, और दूसरा किसी कंपोनेंट का ईयर एंड हो सकता है मैच ना करता हो, इस वजह से। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द ऑडिट टीम। नेम ऑफ कंपनी है, रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स। मिलता जुलता उसने हमें शेड्यूल दिया जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, लेकिन इसमें मटेरियलिटी लेवल नहीं है। चलिए बहरहाल, यूनाइटेड हेल्थ लिमिटेड, अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
कह रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक यूएचएल हैज विटनेस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेल्स। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेल्स, इससे कौन सा इश्यू हमारे सामने आ रहा है वाला? कौन सा इश्यू? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का। शाबाश, ठीक है, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का। उसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, रेलिवेंट इशू है। और इसको एड्रेस करने के लिए जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के प्रोसीजर है वो लिख देंगे, लिख सकते हैं इसमें। क्योंकि एक और क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि यूएचएल और क्यूएलएल एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बताइए क्या इशू है इसमें? इसमें एक इशू तो ये था कि इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है तो सेल परचेज और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिवर्स करना है, ठीक है। दूसरा इशू क्या था इसमें बोला कि इनके आपस में रिसीवेबल पेएबल के बैलेंस भी होंगे, उनको भी देखना, रिकंसाइल करना है। और तीसरा इशू क्या था? तीसरा इशू बताया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो बता दिया कि आपस में रिसीवेबल पेएबल के बैलेंस थे। हाँ, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं बिल्कुल, उसका अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बना हुआ है उसको रिवर्स करें। एक और इशू है रिलेटेड पार्टीज। ग्रुप के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। आईकैप ने इसको सोल्यूशन का हिस्सा बनाया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इसको वैल्यूएट करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट प्रोसीजर में रिलेटेड पार्टी नहीं आना चाहिए था। क्यों? सारी रिलेटेड ही होती है और ये नेट ऑफ हो जाती है, ठीक है। वो तो हमने रिलेटेड पार्टी, ठीक है, इंडिविजुअल्स में ट्रांजैक्शन दिखाएंगे ना, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से तो रिलेटेड पार्टी हैं वो नेट ऑफ हो। लेकिन बहरहाल एग्जाम में एक पॉइंट है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां पे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के इशू से हटके इशू है, जैसे रिलेटेड पार्टी का इशू हटके इशू था ना, लेकिन आप लिख सकते हैं। उसी तरह ये भी डिक्लाइनिंग सेल्स ग्रुप के इश्यूज के से हटके, लेकिन बहरहाल इशू जरूर है। और चूंकि क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि किया है, तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें इन्वेंट्री का इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। और इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स क्या होंगे, कोई प्रोसीजर बता सकते हैं? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट सेल देख लें, फिजिकल वेरिफिकेशन में देख लें कोई डैमेज इन्वेंट्री तो नहीं है, डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री, बर्न्ड इन्वेंट्री, एजिंग रिपोर्ट देख लें, शाबाश। अच्छा आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द सेल टारगेट यूएचएल एंटर्ड इनटू 5 लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स विद इट्स कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। उसने 5 बड़े कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया कि वो अपनी गुड्स को सप्लाई करेगा। ऑल दीज कस्टमर अर्न्ड रिस्क ऑफ इधर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट। नॉन पेमेंट और, ये तो उसने खुद से रिस्क बता दिया। अच्छा बताइए, नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट सेम रिस्क है या डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? नॉन पेमेंट का मतलब है प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट, या टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल का रिस्क है। और डिलेड पेमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीवेबल का रिस्क है। वो कैसे कि डिलेड पेमेंट है तो जो पेमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल के बाद मिलेगी, इसको नॉन करंट में क्लासिफाई करना चाहिए। और नॉन पेमेंट का रिस्क है तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेमेंट नहीं मिलेगी उसकी प्रोविजन रिगार्ड करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट उसने ये भी लिखा हुआ है, वैसे आगे लेके इसी पॉइंट को चला है कि प्रोविजन और उसके प्रोसीजर भी उसने बताया। प्रोसीजर डिस्कस करने की जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? 315 में कोई प्रोसीजर नहीं लिखे हुए। हाँ, उस टॉपिक में पढ़ेंगे, ऐसे 315 में नहीं है। लेकिन आपने ऑलरेडी कैफे में पढ़े हुए हैं, कैफे नहीं पढ़े हुए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कैसे वेरीफाई करते हैं बताइए जरा? एजिंग एनालिसिस से, सब्सिक्वेंट रिकवरी देख के, और अगर कोई बैड डेट वगैरह हो गया तो लिक्विडेटर से कॉन्टैक्ट करके, कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्प्यूट है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को पढ़ के, कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ को देख के। कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे देखेंगे? उसकी बैलेंस शीट से, वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब अगर कोई सिक्योरिटी रखी हुई है तो रिस्क ऑफ बैड डेट कम होगा। ये सारे प्रोसीजर होंगे हमारे। तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, नॉन पेमेंट का रिस्क हमारा अलग है, डिलेड पेमेंट का रिस्क अलग है। तो हमारे पास इसमें 3 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, मैं बता रहा था उसने एक लाइन में एक और बात लिखी हुई है कि रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट अगर ज्यादा होना तो आपने इसे अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं करना, आप इसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर दें। कोई आईएफआरएस इस तरह की बात करता है कि अगर रिकवरी का रिस्क ज्यादा हो तो आपने इसको कैश बेसिस के ऊपर इनकम को रिकॉर्ड करना है? पहली दफा सुन रहे हैं? ऐसे ना करें, इन्हीं को स्टैंडर्ड कहता है ये बात। आईएफआरएस 10 है शायद, या रेवेन्यू का कौन सा है? 15 है, 15। उसमें किस तरह की बात नहीं पड़ी हुई आपने?
चले फिर इसको छोड़ दें, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो उस वक्त आप ये कंसेप्ट लिंक हो जाएगा, वरना ये तो पढ़ाई होगा ना कि अगर डाउटफुल हो रिकवरी तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए और उसके प्रोसीजर भी पढ़े होंगे, वो लिख दें। 3 इशू सामने आ गए यहाँ पे इस पैराग्राफ में, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, हम सम टाइम अब इससे थोड़ा इसको चेक पॉइंट लगा के कंसेप्ट बता दूं आगे। कई दफा आई कैप बड़े स्टैंडर्ड में से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछता है, छोटे स्टैंडर्ड जो होते हैं, जैसे हमने 600 बड़ा क्वेश्चन था, आपने देखा वो धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रहा है, 610 620 में से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन आई कैप क्या करता है, कुछ अरसे के बाद ये जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इनमें से कोई कंसेप्ट उठा के बड़े स्टैंडर्ड के साथ मर्ज करके उसमें कंसेप्ट पूछ लेता है। ठीक है, जैसे ये रिस्क असेसमेंट में आप देखेंगे कि 620 के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, 620 कौन सा एक्सपर्ट, तो रिस्क असेसमेंट में अक्सर वो ये बात करेगा कि आपको फिक्स एसेट रिवैल्यू करवाए हैं, ठीक है, पेंशन लायबिलिटी रिकॉर्ड की गई है, लीगल केसेस चल रहे हैं कंपनी के, तो हालांकि वो क्वेश्चन असल में रिस्क असेसमेंट का है, लेकिन क्या कर रहा है उसमें 620 को टेस्ट कर रहा है। तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड को क्या आई कैप टेस्ट करता है, इसका जवाब यस, लेकिन स्पेसिफिक सिंगल क्वेश्चन में टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना के टेस्ट करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू अबव, यूएचएल आल्सो एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ लैब इक्विपमेंट, उसने लैब इक्विपमेंट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। यूएचएल हैड एग्रीड टू ए प्राइसिंग मॉडल इन विच 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज द रिसीव की जाएगी, इसका मतलब है ये इक्विपमेंट बेच रहा है और कह रहा है कि अमाउंट रिसीव होगी एज द रेगुलर प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट एंड 20% विल बी रिसीव्ड एज परफॉर्मेंस बोनस सब्जेक्ट टू टाइमली डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट। अगर टाइमली डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट है, अच्छा मुझे बताइए यहां पे रुके, एग्रीमेंट ये हुआ भाई कितने का बेच रहे इक्विपमेंट, 100 रुपए का, 80 रुपए फौरन मिलेंगे, लेकिन 20 रुपए अगर टाइम पे डिलीवर कर दिया फिर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, तो रेवेन्यू हमें कितने से रिकॉर्ड करना चाहिए, 80 से या 100 से? 80 से क्यों, 20 क्यों नहीं, क्योंकि वो वर्चुअली सर्टन नहीं है। इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है कि वो वर्चुअली सर्टन हो, अमाउंट रिकवर होना। क्या वर्चुअली सर्टन, अच्छा अब हमने अभी फौरन इस नतीजे पे नहीं पूछता वर्चुअली सर्टन है कि नहीं, बल्कि आगे देखेंगे हम वो क्या कह रहा है। यूएचएल हैज ऑलवेज बीन एबल टू डिलीवर ऑल इट्स इक्विपमेंट विद इन द एग्री टाइम, कहता है आज तक हमेशा अपनी जुबान से नहीं फिरे, हमेशा टाइम पे डिलीवर करते रहे। यहां पे अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता तो मैं इसको रिकॉर्ड करवा देता, क्योंकि ये तकरीबन सर्टन हो रहा है, हमेशा टाइम पे डिलीवर करते हैं, तो ये एक अच्छा एविडेंस है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है however due to COVID-19 lockdown the country of import UHL may not be able to receive the lab equipment on time and consequently UHL may not be able to timely supply it to customer। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अपने इक्विपमेंट टाइमली रिसीव नहीं करेगा तो आगे सप्लाई भी नहीं करेगा। हाँ ये रिस्क असेसमेंट का ज्यादा लग रहा है बिल्कुल, लेकिन है तो है, दे जवाब इसका, बताइए क्या रिस्क है कि कंटिजेंट रिसीवेबल है, इसको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप एज आइटर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम इंश्योर करेंगे कहीं रिकॉर्ड कर तो नहीं लिया, अगर किया तो रिवर्स करवा। और क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैंने आपको बताया था ना सी फैप में आई कैप एक एक लफ्ज से आपका क्वेश्चन को बढ़ा देता है। तो अगर ये एक इक्विपमेंट नहीं जा रहा तो 5 भरेगा आप कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये एक इक्विपमेंट टाइम पे सप्लाई नहीं हो रहा लॉकडाउन की वजह से, तो क्या 5 दूसरे बड़े सप्लाई हो रहे होंगे, बताइए, हो रहे होंगे नहीं हो रहे होंगे, तो उनकी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी, कौन सी कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, कोई पेनल्टी वगैरह, ठीक है। वो बताया था ना कैफ और बिजनेस लॉ में पड़ा हुआ है कि अगर गुड या सर्विसेज टाइम पे डिलीवर ना करें तो पेनल्टी, डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, पड़ा था। तो डैमेजेस की प्रोविजन यहां पे आएगी क्या नहीं आएगी, क्यों आएगी, ये जो अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट किया था इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो कंटीजेंट रिसीवेबल था वो नहीं होगा, वो रिकॉर्ड नहीं करना, और बाकी के 5 उनकी प्रॉब्लम क्या है कि डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, अच्छा अब डैमेजेस के प्रोसीजर, शाबाश आप बताइए, अच्छा ज्यादा नहीं, सिर्फ एक प्रोसीजर बता दे, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ एक, शाबाश। और आपको पता है बहुत ही आसान है प्रोसीजर। आपका मकसद क्या है, मकसद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई पेनल्टी क्लास लिखी होगी, उसकी हमने रिकॉर्ड करनी है पेनल्टी, जो भी डैमेजेस एग्री हुए। प्रोसीजर बताइए क्या,
एग्रीमेंट पढ़ लें, एग्रीमेंट पढ़ लें कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, क्या लिखी है, क्या डैमेजेस पेनल्टी लिखी है कि नहीं लिखी। अगर डैमेजेस पेनल्टी है तो फिर चेक कर लेंगे रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। क्लियर, ये बात समझ आई आपको पेनल्टी वाली। आगे चलते हैं, और बस हो गया, ठीक है। तो टोटल 5 इश्यूज हमारे सामने आए, एक डिक्लाइनिंग सेल इन्वेंट्री वाला, एक नॉन पेमेंट वाला, एक डिले पेमेंट वाला, फिर एक कंटिजेंट रिसीवेबल वाला और एक लेट डिलीवरी वाला, बाकी कॉन्ट्रैक्ट। 5 इश्यू सामने आ गए। कोर्स ऑफ एक्शन भी, अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन में सिर्फ एक 2 प्रोसीजर क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, आपने घर जाके कंप्लीट सॉल्यूशन दिया वो पढ़ लेना है। चलिए, ये तो इश्यूज क्रिटिकली वैल्यूड। फिर कह रहा है डिस्कस द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू ऑडिटर्स इनएबिलिटी। ये क्यूएलएल वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है अप टू लास्ट ईयर द ग्रुप ऑडिट टीम मेड लोकल। अच्छा पहले तो मुझे, अब मैं पिछले वाले क्वेश्चन से डर गया हूं, मुझे पहले क्वेश्चन को देख के बताइए क्यूएलएल सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं। ये ना इनसिग्निफिकेंट और मैं उसको सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करता हूं। सिग्निफिकेंट है, ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कह रहा है डिस्कस, अच्छा in a minute. Up to last year, group audit team made local visit to the component auditor team in Spain to review key audit working papers and attended closing meetings with local government. As Spain does not allow the cross-border sharing of health data. ये कंसेप्ट बताया था ना, बात को बताता है कुछ कंट्रीज पाबंदी लगा देती है कि हमारा डाटा, सर्टन डाटा कोई खास, ठीक है, रूटीन नेचर का कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई सेंसिटिव डाटा, क्रिटिकल डाटा वो कहते हैं हमारे मुल्क से बाहर ना जाए। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करते हैं हम खुद भी जाके प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, हम कंपोनेंट ऑडिटर को भी एंगेज कर सकते हैं और वो हमें वो इंफॉर्मेशन के बारे में अपना ओपिनियन, अपनी रिपोर्ट शेयर करता है। वो इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करता, उस इंफॉर्मेशन के बारे में अपना ओपिनियन, अपनी रिपोर्ट शेयर करता है, हम उसको यूज करते हैं। यहां पे तो हमने दोनों काम कर लिया, उसको एंगेज भी कर लिया और खुद भी चले गए। भाई ये काम कर सकते हैं कि नहीं कि खुद भी विजिट कर लें, उसे 2-2.5 महीने का काम उसे कहा तुम कर लो, एंड पे जब कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन हम आगे विजिट करके रिव्यू कर लेंगे। तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एविडेंस मिल रहा है। ये पिछले साल है, इस साल नहीं है। इस साल क्या हुआ है? However, due to COVID-19, Spain has imposed a strict lockdown and has placed travel restriction, which may continue for at least next 30 days. जो अगले 30 दिन तक कंटिन्यू रहेंगे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। अब देखें, इंफॉर्मेशन वहां से आ नहीं सकती, हम वहां पे जा नहीं सकते, सीधा डायरेक्ट स्कोप लिमिटेशन की तरफ चले जाएं कि कुछ अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताएं। भाई क्या अभी भी पॉसिबल है अल्टरनेटिव प्रोसीजर? बिल्कुल पॉसिबल है। हम कंपोनेंट, उधर के कंपोनेंट ऑडिटर को तो एंगेज कर सकते हैं, वो प्रोसीजर परफॉर्म करके हमें रिपोर्टिंग शेयर कर सकता है। कैसे शेयर करेगा हमें अपनी रिपोर्ट, अपना एविडेंस कैसे शेयर करेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए से, शाम ठीक है। और मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग होनी है वो कैसे होगी? वीडियो लिंक के जरिए से हो जाएंगे। कोई और प्रोसीजर? क्या हमें 30 डेज उसने बता दिया, 30 डेज तक वेट नहीं कर लेना चाहिए? तीसरी ऑप्शन ये, जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हो जाएं तो उस वक्त विजिट किया जा सकता है एसओपीज को फॉलो करते हुए। ये भी एक पॉइंट है। हालांकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उस वक्त से गुजर चुके हैं और आपको पता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड से एक्सटेंड ही होता गया था उन दिनों में। लेकिन बहरहाल थ्योरेटिकली तो अगर 30 डेज उसने बता दिया है तो हम उसे कह सकते हैं कि 30 डेज के बाद विजिट कर लेंगे। हो सकता है कि वो जल्दी इशू करनी हो। हाँ, अगर जल्दी इशू करनी हो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट हमारे पास जरूर है कि एक प्रोसीजर ये भी है, 30 डेज तक रिस्ट्रिक्शन है, इंतजार कर लें, रिस्ट्रिक्शन रिमूव होंगी तो तब विजिट कर लीजिए। इसमें सबसे अहम चीज पता है क्या है? क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स डिस्कस होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूं ये बड़ा डिसीजन है, ये आप ठीक करें कि वो होने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर आपने 2 नहीं 3 लिख दिए, 3 नहीं 4, 4 की बजाय 3, वो एक अलग सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट में डिपेंड करता है आप क्या प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं। ये अच्छा, अब बताइए, अगर इन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? वैल्यूएट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप लिमिटेशन एट ग्रुप लेवल। अगर वो एट ग्रुप लेवल मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लाजमी लिखना है, और अगर वो ग्रुप लेवल पे परवेसिव है डिस्क्लेमर। क्या यहां पे हमें खुद से मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करके कंपेयर करने चाहिए? दोनों कवर करना, ठीक है, जरूरी नहीं है, दोनों कवर करना। क्लियर? ये बी पार्ट इजी क्वेश्चन था, ये हमारा ISA 705 का क्वेश्चन है। सिर्फ उसने ग्रुप केस ऐसा ग्रुप का बना दिया
जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है ज्यादा। जी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, क्विक रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा डिक्लाइनिंग सेल्स का क्या इंपैक्ट होगा, हमने सीखा कस्टमर पुअर नॉन पेमेंट हो तो क्या रिस्क होगा, क्या इफेक्ट होगा, डिलेड पेमेंट में क्या इफेक्ट होगा हमारे ऑडिट प्रोसीजर पे। फिर इसके बाद अगर कंटिंजेंट रिसीवेबल हो, कंटिंजेंट इनकम हो कोई और कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो तो क्या इंपैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे डिलीवर ना करें तो क्या इंपैक्ट होगा। ये कंटिंजेंट रिसीवेबल या रेवेन्यू का कंसेप्ट याद रखिए, हमारे इंश्योरेंस क्लेम वाले सिचुएशन में भी आएगा। समटाइम कहेगा कि हमारे गोदाम में फैक्ट्री में आग लगी है, इंश्योरेंस करवाई थी, तो आपने वहां पे ये चीज कमेंट करनी है कि इंश्योरेंस रिसीवेबल तब तक हमने रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो उसकी रिकवरी। ठीक है, और वर्चुअली सर्टन कैसे पता चलेगा? देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं। और इंश्योरेंस वाला केस अगर आ गया तो एक प्रोसीजर बता दीजिए, जब कभी क्वेश्चन में उसने कह दिया आग लगी है, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, क्या करेंगे? रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? शाबाश, एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? इंश्योरेंस एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे 600 का, इसकी तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले, कैरेक्टमेंट ऑन द अबव मैटर डिस्कस्ड विद सीएफओ एंड स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन दिस रिस्पेक्ट। कोई पता चल रहा है किस स्टैंडर्ड का? कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को पढ़ के। लेकिन ये पता चल रहा है हमने हर सिचुएशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, कमेंट करना है ठीक है कि गलत, और अपने प्रोसीजर बताना है। चलिए जी, तैयार है? अटेंटिव है? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज्यादा पसंद ये वाला क्वेश्चन आया। इसमें सारी कंसेप्चुअल डिस्कशन है। यू आर द मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ अंबर होल्डिंग लिमिटेड। होल्डिंग से मुझे लग रहा है, हल्का सा अंदाजा हो रहा है कि ये कहीं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तरफ ना लेके जाए। एंड इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड से मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। कंसोलिडेटेड को भी अंडरलाइन कर ले। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ईयर एंड को भी अंडरलाइन कर ले। क्यों? माइट बी किसी सब्सिडी किसी कंपोनेंट का ईयर एंड डिफरेंट हो। दिस इज योर फर्स्ट ऑडिट ऑफ AHL, although AHL has been your firm's audit client since last 3 years. अदर मैटर पैराग्राफ आएगा कि नहीं रिपोर्ट में? क्यों नहीं आएगा? इनिशियल ऑडिट नहीं है ये? हाँ, फर्म तो सेम है। शाबाश। Your firm is also the auditor of AHL's both subsidiaries, namely Denny Limited DL and Jenny Sugar Mills Limited GSM. आपकी फर्म इसकी दोनों सब्सिडरी DL और GSM दोनों का ऑडिट कर रही है। ग्रुप हो गया। Issues during your initial meeting with CFO, following matters have been discovered. पहला, the year end of AHL and DL is 31st December, whereas the year end of GSM is 30 सितंबर। जी कमेंट कीजिए, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ईयर एंड पूरे ग्रुप का सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो सब्सिडरी कंपनी को इंटरम क्लोजिंग करनी चाहिए होल्डिंग के ईयर एंड के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। आप एज ऑडिटर क्या करेंगे? ये तो आपने बता दिया ना, होना क्या चाहिए। कैसे वेरीफाई करेंगे कि काम हुआ? GSM को 3 माह आगे लेके जाएंगे। कैसे? उसकी 3 महीने की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और प्रीवियस 3 महीने की जो 2020 वाली है वो माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस वाली तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ऐड कैसे करेंगे अगले 3 महीने? बजट लेके, बजट नहीं तो मैनेजमेंट अकाउंट्स लेके, या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके। कुछ कंपनी ने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है ना लिस्टेड में। ये लिस्टेड है, बताया उसने? नहीं बताया। तो आप कह सकते हैं कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स का वर्ड यूज कर सकते हैं, और तीसरा बजट, बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं। ये ऑब्टेन करके हम उसको एडअप करेंगे और वो एक्यूरेट, क्या हमें ये देखना चाहिए कि जो 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जोड़ रहे हैं साथ वो ठीक है कि नहीं। ये कैसे करेंगे? आपको एक कैफ का कंसेप्ट बताऊं, अगर वो आप क्लिक कर गए ना इस कंसेप्ट के साथ लिंक कर गए तो इसके प्रोसीजर फौरन बता देंगे। हमारा कैफ लेवल का कंसेप्ट होता था कि सम टाइम अगर ऑडिटर हमसे कहे, सॉरी क्लाइंट हमसे ये कहे कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी चाहिए ईयर एंड के फौरन बाद 2-3 हफ्ते के बाद, तो हम क्या करते हैं? इंटरम ऑडिट। हम अपने क्लाइंट के 10 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग वेरीफाई करते हैं, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक की अलग, और फिर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक की अलग। 10 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई होती है नवंबर दिसंबर में, और नवंबर दिसंबर की होती है जनवरी के 10, 12, 15 दिन में। क्लियर? अगर इंटरम ऑडिट आप कर चुके हैं तो जो नवंबर और दिसंबर की ट्रांजैक्शंस हैं
इनको कैसे वेरीफाई करेंगे? ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है क्या नहीं कैफ लेवल में? क्या करते हैं, गैस करें। शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत। क्या करेंगे? 10 महीने के, मेरा तो ये ख्याल है कुछ भी नहीं करेंगे। 10 महीने में अगर हमें कोई गलती नहीं मिली तो नवंबर दिसंबर में भी गलती नहीं होगी। ऐसे करना चाहिए। फिर कैसे चेक करेंगे, यही पूछ रहा हूं। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे नवंबर दिसंबर की ट्रांजैक्शन पे। जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेलेक्ट करके टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करेंगे। सिंपल, वही सारे काम जो आप 10 महीनों पे करते हैं वही इन 2 महीनों पे भी करेंगे। नहीं तो उसी तरीके से अब ये जो हमारी सब्सिडरी है जीएसएम, इसके आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ट्रांजैक्शंस को यूज कर रहे हैं कंसोलिडेशन के लिए, क्या उनको वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? देखिए कहानी शुरू कहां से हुई कि ईयर एंड सेम होना चाहिए। उसका ईयर एंड 31 दिसंबर है, इसका 30 दिसंबर है, तो इसको मैच करवाएंगे। अब मैच करवाने के लिए जो ट्रांजैक्शंस आपने ऐड की है उनको वेरीफाई करना, और वेरीफाई करने के वही 3 तरीके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। 1 में कोई प्रॉब्लम? ये वो पॉइंट था जिसके लिए मैं आपको ईयर एंड मैच करवाता था। अगर ये 3 महीने जो आपने ऐड करने हैं, अगर एक्चुअल डाटा अवेलेबल है, एक्चुअल डाटा यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि तब तक नॉर्मली ऑडिट कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर एक्चुअल डाटा अवेलेबल नहीं है तो जितना एक्चुअल डाटा है वो ऑब्टेन करेंगे, उसकी बेस पे एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, जैसे वो सैम्पलिंग में करते थे कि 1 महीने में इतनी सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो 3 महीनों की कितनी होगी, तो उसकी बेस पे 3 महीनों का डाटा ऑब्टेन करके उसको वेरीफाई जरूर करना है। मेन कंसेप्ट इसमें क्या था इस पार्ट में? पहला ईयर एंड मैच करना है, और दूसरा इस मैच करने में जो एडजस्टमेंट्स होगी उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर चूंकि मार्क्स ज्यादा है तो इसलिए वेरीफाई कैसे करेंगे हमने वो भी 2-3 प्रोसीजर बताए हैं। डन जी, आगे चलते। सेकंड, DL is a leading producer of savory snacks which include a wide variety of packaged chips and crackers. Effective from 1 दिसंबर 2021। इस डेट को अंडरलाइन कर लें। ये जब मैंने पहली दफा क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक चीज की मुझे समझ नहीं लग रही थी कि उसने ये क्यों लिखा है सोल्यूशन में। फिर जब मेरी नजर इसके ऊपर दोबारा पड़ी 1 दिसंबर 2021, फिर मुझे समझ आया। मैं देखना चाहता हूं कि आप उसको पिक कर पाते हैं कि नहीं। कह रहा है 1 दिसंबर से क्या हुआ? DL has expanded its business by commencing production of confectionery snacks. Sugar is one of the major raw material used in the production of confectionery snacks, which is being procured from GSM. DL ने अपनी प्रोडक्शन को इनहेंस किया, एक नई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए रॉ मटेरियल किससे बाय कर रहे हैं? दूसरी सब्सिडी GSM। ठीक है, एक इशू तो आ गया मेरे भाई, फटाफट बताएंगे क्या इशू आया। क्या इशू आइडेंटिफाई कर लिया आपने? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो आ गया। दूसरा इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है। अब इसको पूरा स्टडी कर लें, फिर इसमें बारी बारी जितने भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इट हैज बीन एग्रीड बिटवीन DL एंड GSM टू मेक पेमेंट ऑफ द इनवॉइस विद इन 45 डेज। ये एग्री हुआ है कि 45 डेज में पेमेंट की जाएगी। क्लियर? अब बताइए इश्यूज क्या क्या है। पहला इशू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हम देखेंगे वो इन कंपनीज के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टी का एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर आना चाहिए, जैसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है। एग्रीड? दूसरा इशू इंटर कंपनी। अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन लिखूं, सिर्फ इंटर कंपनी बैलेंसेस लिखूं, या दोनों इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस लिखूं? दोनों ही लिखना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन लिखने प्रोसीजर तो दोनों भी होने चाहिए, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस में भी, क्योंकि सेल परचेज भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी। कैसे पता चला क्लोजिंग बैलेंस भी रिसीवेबल पेबल का? 45 डेज। तो बताइए अब अच्छा ट्रांजैक्शंस का अलग और बैलेंस के अलग प्रोसीजर बताएंगे कि इकट्ठे बताएंगे? ट्रांजैक्शंस के प्रोसीजर बता दीजिए, आप बता दीजिए। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस आ गए ना, इशू आ गया। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप क्या देखेंगे? सेल और परचेज को नेट ऑफ करेंगे, और जो इस पे प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी रिवर्स करेंगे। ठीक है, एक तो इनका इंस्पेक्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या सेल इनवॉइस परचेज प्राइस, ताकि पता चल जाए कि किस प्राइस के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो स्टेप नंबर 1 हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और उसकी बेस पे सेल परचेज और प्रॉफिट को रिवर्स किया। एग्रीड? इसके अच्छा बैलेंसेस को कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? क्लाइंट से रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करेंगे रिसीवेबल और पेबल की,
और इनका बैलेंस अगर सेम है कैंसल आउट हो जाएगा, अगर सिमिलर नहीं है इन्वेस्टिगेट करेंगे डिफरेंस किस चीज का है। क्लियर? इसमें अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आ रही है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ट्रांजैक्शंस को भी वेरीफाई करना है, बैलेंस को भी, और अलग अलग, दोनों की नेचर डिफरेंट है। एक ही हेडिंग में आप दोनों को कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं नॉर्मली इस तरह के पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस करता हूं ताकि लॉजिकली डिफरेंशिएशन हो सके। अब आपकी मर्जी है। इसमें बैलेंस में, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। यहां पे एक रिस्क क्या था हमारा, रिलेटेड पार्ट, सॉरी ये इसका ईयर एंड डिफरेंट होने का। यहां क्या प्रॉब्लम थी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेटेड इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस और इंटरकंपनी बैलेंसेस, जिसमें हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को भी अच्छा बैलेंस में एक चीज तो छोड़ गए हमने बैलेंस में रिसीवेबल पेएबल को तो डिस्कस कर दिया, लेकिन इन्वेंट्री को डिस्कस नहीं किया। इन्वेंट्री का भी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पोर्शन रिवर्स होना चाहिए कि वो जो सेल और परचेज उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि सेल और परचेज में तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पूरे पीरियड का है जो रिवर्स होगा, और जो इन्वेंट्री पे है वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस में रिवर्स होगा जितना है। तो याद रखें इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन में सेल और परचेज दोनों को डिस्कस करना है वेरिफिकेशन करते हुए, और बैलेंसेस में रिसीवेबल पेएबल को तो करना ही है, इन्वेंट्री को भी करना है। अक्सर हम रिसीवेबल पेएबल फौरन ज़हन में आ जाता है, इन्वेंट्री या फिक्स एसेट अगर कोई है वो ज़हन में नहीं आता। तो इसमें तीन इश्यूज हमारे सामने आ गए एक तरह से, तीनों को मर्ज करके सबके इकट्ठे प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, अलग-अलग भी। तीन इश्यूज कौन से आए, इंटरकंपनी सेल परचेज, इंटरकंपनी रिसीवेबल पेएबल और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। रिलेटेड पार्टी, शाबाश, रिलेटेड पार्टी भी। थर्ड, DL values its inventory on FIFO basis, where GSM values its inventory on weighted average cost basis. Value of closing sugar inventory appearing in DL's record amount to rupees 30 million. इन्वेंट्री 30 मिलियन है। अच्छा, इस इन्वेंट्री की वजह से, अमाउंट की वजह से कोई प्रॉब्लम है? अमाउंट की वजह देखिए, पॉलिसी की वजह से प्रॉब्लम है, पॉलिसी डिफरेंट है। एक कंपोनेंट का वैल्यूएशन पॉलिसी है FIFO, दूसरे की है वेटेड एवरेज। अलग-अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है तो वो ठीक होंगी। ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इंक्वायरी करते हैं तो गलत, याद है केस स्टडी हमने पढ़ी थी, तो ये मिस। क्या करना चाहिए, दोनों को सेम करना चाहिए। क्या उसने बताया पेरेंट की क्या पॉलिसी चल रही है ग्रुप लेवल पे? नहीं। इसका मतलब है हम ये कमेंट नहीं करेंगे कि FIFO के ऊपर दोनों होनी चाहिए, वेटेड एवरेज के ऊपर, लेकिन ये कमेंट जरूर करेंगे कि दोनों की पेरेंट के मुताबिक होनी चाहिए, एक कंपनी की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, फिर ये जो कह रहा है कि इन्वेंट्री अपीयरिंग इन 30 मिलियन, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर तो ऊपर आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली बात कर दी हुई है इन्वेंट्री में, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ऊपर डिस्कस नहीं किया आपने इस पॉइंट को, तो इस थर्ड में डिस्कस कर सकते हैं कि इस 30 मिलियन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी होगा, उसको रिवर्स करना है, एक्सक्लूड करना है। डन जी। Fourth, at year end payable amount of rupees 50 million was appearing in the books of DL and a corresponding receivable amount was appearing in the books of GSM. टैली हो गया, बैलेंस कैंसिल, रूल आउट, कैंसिल आउट कर दे, कर दें। उधर उसका 15 मिलियन रिसीवेबल है, उसका 15 मिलियन पेएबल है, कर दें पक्का? भैया आप बताइए, कैंसिल कर दें? अनयूअल इफेक्ट आ सकता है। कौन सा अनयूअल इफेक्ट है इसमें? कोई नजर आ रहा है आपको अनयूअल इफेक्ट? 15 मिलियन में कोई अनयूजुअल आइटम नजर आ रही है आपको? आप वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो दूसरी हो, बहुत कुछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बता रहा है कि हुआ क्या है, जिससे लगे कि ये बैलेंस गलत है। 30 मिलियन की इन्वेंट्री आ रही है, 45 डेज का क्रेडिट है। 30 मिलियन की इन्वेंट्री, अब देखिए, अब 3 जगहों पे उसने इंफॉर्मेशन दी है, ऊपर 1 दिसंबर वाली, यहां पे 30 मिलियन वाली, और फिर 15 मिलियन वाली। इन सब को इकट्ठा जोड़े, फिर तस्वीर बनेगी कि जब 45 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 1 दिसंबर से शुरू किया, इसको तो 1 रुपया भी पे नहीं करना चाहिए। अगर क्लोजिंग में 30 मिलियन इन्वेंट्री पड़ी है तो कुछ ना कुछ शायद बेची भी हो, चलो कुछ भी ना बेची हो ना, 1 रुपए की भी, तो कम से कम 30 मिलियन की तो इन्वेंट्री बाय की है, और अगर कुछ बिकी है तो वो मजीद बाय की होगी फिर, तो कम से कम 30 मिलियन की इन्वेंट्री बाय की है, ये कंफर्म है। तो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस में 15 मिलियन कैसे आ गया? कम से कम 30 मिलियन तो होना चाहिए।
तो ये बैलेंस क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे चेक करने के लिए कि वाकई मिस स्टेटमेंट है? क्या कंफर्म हो गया मिस स्टेटमेंट है? डाउट है। कैसे डाउट? क्योंकि ये भी तो हो सकता है 15 मिलियन पे कर दिया हो, तो ये चेक करना है। हालांकि 15 मिलियन अगर पे कर भी दिया है तो ये हमारे लिए अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। जब क्रेडिट पीरियड 45 डेज का है तो जल्दी पेमेंट करने की क्या जरूरत है? क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इस रिसीवेबल पेएबल के लिए? लेजर से भी पहले दोनों का जो एग्रीमेंट हुआ है वो ना चेक कर लें, एग्रीमेंट, फिर दोनों का लेजर चेक कर लेंगे, एक दूसरे की बुक के साथ ट्रांजैक्शन को मैच करेंगे, ठीक है। और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस अगर आ रही हैं या पेमेंट्स आ रही हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्लियर? हाँ, कैश इन ट्रांजिट को देख सकते हैं, कैश इन ट्रांजिट है। चार सिचुएशन, चारों में कुछ ना कुछ इशू था, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो आपने ये देखा। अच्छा, इस केस स्टडी से और प्रीवियस केस स्टडी से मुझे एक चीज समझ में आई है कि अगर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ भी गया ना तो वो समटाइम इस क्वेश्चन में 600 के साथ साथ कुछ दूसरे कंसेप्ट्स को भी मिक्स करता है, क्योंकि यहां पे उसने रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले कंसेप्ट भी पूछे हुए हमसे। जब वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछे था रिक्वायरमेंट में, तो इससे मुराद यही होता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी आपने बताने हैं कि इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो आपने कैफ 8 में, अब ये सिर्फ लिंक बना रहा हूं, 600 क्लोज हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन था। अब सिर्फ लिंक बना रहा हूं 600 का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां पे आपने देखा पिछले 2-3 क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म, या ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है। इससे क्या मुराद होती है? जब वो हमें कहता है किसी भी सिचुएशन में कोर्स ऑफ एक्शन बताओ ऑडिटर का या ऑडिट प्रोसीजर, इससे क्या मुराद होती है? जो ऑडिटर प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा वो हमने बताने सिचुएशन के लिहाज से, ठीक। अच्छा, कैफ लेवल पे भी आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े हैं और सीफैप लेवल पे भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिलेबस में है, ठीक। क्या कैफ लेवल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर के नॉलेज की बेस पे सीफैप लेवल का की केस स्टडी अटेम्प्ट हो सकती है? पढ़े याद ना कैफ 8 में वो फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर, वो इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स, वो डेटर्स के, वो क्रेडिटर्स के, कुछ हद तक सेम, बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे प्रोसीजर सेम है। या क्यों कह लीजिए, अगर बेसिक केस स्टडी सेट करता है वो C5 लेवल, जो बाज़ औक़ात कर भी लेता है इजी लेवल की, उसमें प्रोसीजर सेम है। आप जब देखेंगे जो आपको नोट्स दिए हैं इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके मैंने 3 हिस्सों में क्लासीफाई किए हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। इजी वाले क्वेश्चंस ये वही हैं जो कैफ लेवल के कंसेप्ट की बेस पे सॉल्व हो सकते हैं। स्टार्ट आपने इजी से ही लेना है, लेकिन याद रखें यहां पे सिचुएशंस डिफरेंट है, वैरायटी ऑफ सिचुएशन ज्यादा है। तरीकाकार अटेम्प्ट करने का वही है जो कैफ लेवल का था, लेकिन वैरायटी ऑफ सिचुएशन ज्यादा है, ठीक है। वहां पे सिर्फ हमारे कोई 10-12 एरियाज होते थे, 17 एरियाज होते थे, 17 या 18 एरियाज होते थे जिनके गिर्द वो घूमता था, क्वेश्चन सेट करता था। हाँ, उनको भी समटाइम मिक्स। यहाँ पे वो 17-18 एरियाज के अलावा प्रैक्टिकली और भी बहुत सी, कोई भी सिचुएशन उसे लगे ना कि मुझे ये पूछ लेनी चाहिए तो वो पूछ लेगा। इसलिए ये ज़हन में रखिएगा, अगरचे जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपको केस स्टडी, रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी जो कंफर्म आनी है, 20 नंबर की तकरीबन कंफर्म केस स्टडी आनी है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वो आप क्लास में सीख लेंगे। मोर देन 70% केसेस में क्या सिचुएशन टेस्ट करता है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, वो भी आप क्लास में सीख लेंगे। लेकिन स्टिल 30% पॉसिबिलिटी है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ऐसी सिचुएशन पूछ ले जो किताब में आपको नहीं मिलेगी, जो नोट्स में नहीं होगी। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर देखिए उसके पास सारी दुनिया कोई भी इशू उठा के, इस पेपर के बाद तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना है ना। एमएसए के पेपर में चीजें ज्यादा नहीं है, मतलब मजीद डेप्थ नहीं है, उसने चीजों को मिलाया है, खिचड़ी बनाई है, लेकिन चीजों की डेप्थ में इजाफा नहीं होता एमएसए लेवल पे, ठीक है। उसमें यही है कि बहुत से टॉपिक्स आपने इकट्ठे तैयार करने हैं, बहुत सी किताबें, लेकिन डेप्थ आपकी C5 लेवल पे खत्म हो जाती है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो मुझे यह बताइए कि क्या जो किताब में हम पढ़ेंगे वो लाजमी है उन्हीं में से केस स्टडी सेट करेगा? नहीं, 70% सेम हो, लेकिन 30% चांस है वो कुछ ऐसी चीजें पूछ ले जो कि बुक में, नोट्स में नहीं है। पहले तो 70% तैयारी कर लेंगे हम यही नोट्स से, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसके बाद आपने वही काम करना है जो नोट्स में पहले वाले बॉक्स में बताया गया है, सॉरी दूसरे वाले बॉक्स में, रीडिंग आफ्टर ISA,
बॉक्स नजर आ रहा है, रीडिंग आफ्टर। हाँ, ये अब आपने पढ़ना है। अभी नमाज की ब्रेक है, इसके बाद लेक्चर दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो 30% हमारा ग्रे एरिया है, जो कि हमें नहीं पता, ये कहीं से भी वो पूछ सकता है। हम इस 30% एरिया को क्या कवर कर सकते हैं या इसे छोड़ देना रिस्क पे? कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं इस 30% एरिया को? यानी इस टॉपिक की 70% तैयारी क्लास में होगी, 30% तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। वो कैसे? कैसे? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से। कौन सी प्रैक्टिस है? यानी आपको प्रैक्टिकली जो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। खासतौर पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ 315 की केस स्टडी के लिए क्यों जरूरी है भला? हाँ, यही वो सेक्शन है जिसमें प्रोसीजर लिखे होते हैं, बहुत अहम। चलिए, तो चलिए, ये हमारा ये 600 यहां में खत्म होता है। हम नमाज के लिए ब्रेक करते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे ISA 315 और 330 की तरफ। जी, पॉज कीजिए।